कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों, हम लोगों ने प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ा था, उसका कुछ रिवीजन कर लेते हैं। जैसे इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं। इसे 3 भागों में बांटा गया है: प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में लिखित का कोई साक्ष्य नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित है किंतु पढ़ा नहीं जा सका है। ऐतिहासिक काल में लिखा गया है और पढ़ा भी गया है। प्राग ऐतिहासिक काल पत्थर के औजार मिले हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता आता है और ऐतिहासिक काल में प्राचीन, मध्य और आधुनिक इतिहास मिलता है। प्राग ऐतिहासिक काल में गाय नहीं मिले हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में भी गाय नहीं मिले हैं किंतु ऐतिहासिक काल में गाय मिले हैं। प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल 25 लाख से 12,000 ईसा पूर्व तक का समय था। यह सबसे अधिक समय बिताया गया है। सबसे अधिक समय पूरा पाषाण काल में बिताया गया है। उस पूरा पाषाण काल के समय मानव जानवर के रूप में था। सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में आया था, इसलिए अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहते हैं। मानव सभ्य नहीं था। सभ्य मानव एशिया महाद्वीप में मिले हैं। और एशिया महाद्वीप में किस जगह मिले हैं? यानी मिस्र और भारत के सिंधु सभ्यता में मिले हैं। यानी सभ्य मानव एशिया महाद्वीप के मिस्र एवं भारत के सिंधु सभ्यता में मिले हैं। उस समय के मानव खाना बदोश थे, अर्थात खाने के लिए रहते थे। उस समय के लोग प्राग ऐतिहासिक समय के आदमी शिकार करते थे। पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी। ये बड़े बड़े पत्थर का प्रयोग करते थे औजार के लिए। आग की खोज कहाँ हुई? पूरा पाषाण काल में। उनका कैसे उनका काम चलता था? भोजन यानी आखेट करते थे, शिकार के द्वारा उनका होता था। अब मध्य पाषाण काल 12,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व है। मध्य पाषाण काल में अंत्योष्टि कार्यक्रम चला था। अंत्योष्टि कार्यक्रम में होता है कि जो आदमी मर जाते हैं उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। उसे ही अंत्योष्टि कार्यक्रम या अंत्योष्टि संस्कार कहते हैं। मध्य पाषाण काल में हथियार पूरा पाषाण काल की अपेक्षा छोटे हो गए थे। जब हथियार छोटे हो गए तो इसे हम माइक्रोलिथ के नाम से भी जानते हैं। यानी किस काल को माइक्रोलिथ के नाम से जानते हैं? मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ के नाम से जाना जाता है। अब आ गया नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में बहुत सारी खोजें हुई हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल जो है मध्य एशिया से मिले हैं। नवपाषाण काल में कृषि सुव्यवस्थित रूप से होती थी। नवपाषाण काल में कुछ खोजें हुई हैं जो निम्नलिखित है। पहला एक कृषि की शुरुआत हुई थी। कृषि की शुरुआत 7,000 ईसा पूर्व में शुरू हुई थी। और किस जगह से शुरू हुई थी कृषि? मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में। यानी कृषि मेहरगढ़ में शुरू हुई थी। यह सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच। मेहरगढ़ कहाँ है? सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच। और नवपाषाण काल में क्या देखने को मिला?
जब कृषि करने लगे आदमी नवपाषाण काल में, फिर उनको रहने की ज़रूरत पड़ी, एक जगह रहने के लिए आवास, यानी कृषि जब करने लगे तो एक जगह रहने की ज़रूरत पड़ी। उसके लिए उन्होंने आवास बना लिया। आवास बना लिया, उसके बाद से एक जानवर को पाला, वह कुत्ता था। सबसे पहले आदमी किस जानवर को पालतू बनाया था, यानी कुत्ते को बनाया था पालतू, क्योंकि वह बहुत ही चमचा होता है। उसके बाद उन्होंने मनका यानी मृदभांड की भी खोज की। मृदभांड किस समय से मिलता है, किस काल से, यानी नवपाषाण काल से मृदभांड मिलता है। मृदभांड के बाद पहिया का भी आविष्कार कहाँ हुआ, नवपाषाण काल में ही हुआ। होमो सैपियंस मानव किस काल में मिलते हैं, नवपाषाण काल में होमो सैपियंस मानव मिलते हैं। नवपाषाण काल की नींव कृषि के आधार पर ही रखी गई थी। नवपाषाण काल के समय कृषि जब शुरू हुई तो उसमें कौन सा मुख्य फसल था, गेहूं और जौ। गेहूं और जौ मुख्य फसल था। यह जो कृषि है सिंधु नदी के पास मिलता है। उसके बाद से नवपाषाण काल में तांबा की खोज हो गई। जब तांबा की खोज हो गई तो उसे ताम्रपाषाण काल के नाम से भी जाना गया, यानी ताम्रपाषाण काल के नाम से किस काल को जाना जाता है, ताम्रपाषाण काल नवपाषाण काल को ही कहते हैं। अब नवपाषाण काल में कुछ विकास हुआ, मानव आए भारत में। अब भारत में देखिए नवपाषाण काल से संबंधित क्या क्या चित्र मिले हैं। तो यहाँ मद्रास में पल्लव में मानव कंकाल मिला है। उसके बाद से भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में चित्रकारी मिला है। चित्रकारी किस प्रकार का चित्रकारी, गुफा चित्रकारी, या शैल भित्ति भी कहा जाता है, या शैल चित्रकारी कहा जाता है। यानी शैल चित्रकारी कहाँ मिला, भीमबेटका के कहाँ है, रायसेन जिला में, विंध्याचल पर्वत पर, नर्मदा घाटी में। और बिहार में भी कुछ जो बिहार में भी मिले हैं। बिहार में चिरान के छपरा सारण में। उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा में चावल के साक्ष्य मिले हैं। कश्मीर के बुर्ज होम में गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों इतना तो हम लोग पहले ही पढ़ लिया था। अब आगे देखते हैं। हिस्ट्री प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल को कांस्य युग कहते हैं, क्योंकि आद्य ऐतिहासिक काल में कांसा पाया गया था और ऐतिहासिक काल में लोहा पाया गया था, इसलिए हम इसे लौह युग भी कहते हैं। सामान के आधार पर इतिहास की त्रियुगीन विभाजन क्रिश्चियन थॉमसन ने किए थे। इतिहास के त्रियुगीय विभाजन किसने किया, क्रिश्चियन थॉमसन ने। लिखित के रूप में जॉर्ज बुश ने किए थे। जॉर्ज बुश पुरातात्विक के साथ साथ भूगर्भ भी थे, यानी पुरातात्विक और भूगर्भ विज्ञान के जनक जॉर्ज बुश थे। अब जो भी खुदाई हुई थी पुरातात्विक स्रोत से जो भी सामान मिले हैं उसको पूरे विश्व लेवल पर एक जगह रखने की ज़रूरत थी। तो उसको रखने के लिए एक संग्रहालय म्यूजियम बनाया गया था। तो वह संग्रहालय या म्यूजियम कहाँ था, कोपेनहेगन में था। कोपेनहेगन कहाँ है, डेनमार्क कहाँ है, यूरोप महाद्वीप में। किस महाद्वीप में है, यूरोप महाद्वीप में है। यानी विश्व का पुरातात्विक स्रोत संग्रहालय कहाँ है, कोपेनहेगन डेनमार्क में, यूरोप महाद्वीप में है।
और ऐसे भारत में अगर पूछा जाए पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है, यह भोपाल में है। भारत के पुरातात्विक संग्रहालय का नाम क्या है? मानव संग्रहालय। मानव संग्रहालय का नाम बदलकर इंदिरा गांधी संग्रहालय रख दिया गया है। मानव संग्रहालय का नाम इंदिरा गांधी संग्रहालय रख दिया गया है। यह कहाँ है? भोपाल में है। और जो यह संग्रहालय है किस मंत्रालय के अधीन आता है? संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। यानी पुरातात्विक संग्रहालय, भारत का पुरातात्विक संग्रहालय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत के पुरातात्विक जनक किसको कहते हैं? कनिंघम को। यानी भारत के पुरातात्विक जनक कनिंघम को कहते हैं। पत्थर मिलने से इसे पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। पुरातात्विक जनक किसे कहते हैं? भारत के पुरातात्विक जनक कनिंघम को। अब विश्व के पुरातात्विक जॉर्ज बुश को कहते हैं। जॉर्ज बुश जो हैं, जॉर्ज बुश पुरातात्विक और भूगर्भ दोनों थे। अब देखा जाए पाषाण काल को जो 3 भागों में बांटे हैं, तो किस काल में किस किस चीज़ की खोज हुई थी? यानी पूरा पाषाण काल में क्या मिला था? आग की खोज। आग की खोज कब हुई? पूरा पाषाण काल में। उसके बाद से मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में क्या देखने को मिला है? जानवरों का अवशेष मिला है। और जानवरों के अवशेष से क्या पता चलता है मित्रों? पशुपालन की शुरुआत हुई थी। यानी मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हुई थी। तो जानवरों का अवशेष मिला है किस काल में? मध्य पाषाण काल में। और मध्य पाषाण काल में अंत्योष्टि संस्कार भी हुए हैं। अंत्योष्टि संस्कार। पशुपालन की शुरुआत भारत में किस जगह से देखने को मिलती है? तो भारत के आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है। भारत में आदमगढ़ मध्य प्रदेश राज्य में एक जगह है, वहाँ से पशुपालन की शुरुआत मिलती है। इसके बाद से नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में तो बहुत सारी चीज़ें मिली हम लोगों को देखने के लिए। जैसे नवपाषाण काल में मानव कुत्ता को अपना पालतू जानवर बनाया। कृषि की शुरुआत की। कृषि की शुरुआत में सबसे पहले उन्होंने जौ बनाया। जौ और गेहूँ। जौ कहाँ से मिला था? ईरान से। यानी ईरान में जौ मिला था कृषि के पहला साक्ष्य। उसके बाद से गेहूँ मिला। गेहूँ जो है मेहरगढ़ में मिला था। 7000 ईसा पूर्व में गेहूँ मेहरगढ़ में मिला था। उसके बाद चावल की साक्ष्य मिली थी नवपाषाण काल में, वो कोल्डिहवा जो है उत्तर प्रदेश में है। कोल्डिहवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अब अगला देखिए, नवपाषाण काल को अन्य किस नाम से जानते थे? ताम्रपाषाण काल, क्योंकि तांबे की खोज हुई थी। तांबे की खोज नवपाषाण काल में हुई थी, तो नवपाषाण काल को ताम्रपाषाण काल कहते हैं। इसका और एक नाम है चिल्कोलिथ। चिल्कोलिथ जैसे तांबे का अयस्क होता है चिल्कोपाइराइट। तांबे का अयस्क चिल्कोपाइराइट होता है, उसी से इसको नाम ले लिया गया चिल्कोलिथ। अब दोस्तों देखिए कि इतना तो हमने पढ़ लिया था कि नवपाषाण काल में कृषि मिली थी, 7000 ईसा पूर्व मिला था। लेकिन हाल ही में खोज हुआ है, उसमें उत्तर प्रदेश के लोहुरा देव में चावल के साक्ष्य मिले हैं। वो 8000 ईसा पूर्व हैं। यानी जो हम लोग पढ़े थे उससे भी पहले साक्ष्य। ये लोहुरा देव कहाँ है? इलाहाबाद के पास है। यह लोहुरा देव में क्या मिला है? चावल मिला है, वो भी 8000 ईसा पूर्व।
अगर प्रश्न में यह पूछा जाए कि सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ मिला है तो लहुरा देव कहेंगे। हाल ही में यह मिला है। पूछा जाए कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहाँ से मिले हैं तो लहुरा देव 8000 ईसा पूर्व। 8000 ईसा पूर्व में लहुरा देव में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। जो नया नया खोज हुई है इसके अनुसार यह है। अब दोस्तों देखिए नवपाषाण काल में मृदभांड भी मिले हैं। मृदभांड गेरु वर्णीय थे। गेरुआ रंग होता है उसी रंग के मृदभांड थे। मृदभांड मीन्स मिट्टी के बर्तन। मृद मीन्स मिट्टी, भांड मीन्स बर्तन, यानी मृदभांड मीन्स मिट्टी का बर्तन। गेरु वर्णीय मृदभांड मिले और सबसे अधिक मृदभांड कहाँ मिले हैं? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर कहाँ है आप लोग जानते हैं? यह हरियाणा में है हस्तिनापुर। यानी गेरु वर्णीय मृदभांड हस्तिनापुर में मिले हैं। सबसे अधिक मृदभांड पूछा जाए तो हस्तिनापुर में, जो हरियाणा में है। सबसे लंबा समय तक तीनों काल जो चला वो मेहरगढ़ है। सबसे लंबे समय तक जो चला था कृषि का साक्ष्य वो मेहरगढ़ में है। और उसके बाद विशाल शव भी मिला है। विशाल शव किस काल में मिला है? नवपाषाण काल में विशाल शव मिला है। नवपाषाण काल में क्या मिला है? विशाल शव। विशाल को इंग्लिश में मेगा कहते हैं, काल को लिथ, यानी नवपाषाण काल को मेघालिथ के नाम से भी जानते हैं। विशाल शव, मेगालिथ यानी विशाल शव। विशाल शव किस काल में पाए गए? नवपाषाण काल में। और नवपाषाण काल को अन्य किस नाम से जानते हैं? मेघालिथ के नाम से अब देखिए जो कृषि मिली थी मध्य पाषाण काल में तो शुरुआत हो गई थी। कृषि की शुरुआत मध्य पाषाण काल से हुई थी। कहाँ से? आदमगढ़ मध्य प्रदेश से। लेकिन वहाँ की जो कृषि थी, वहाँ की कृषि व्यवस्थित रूप से नहीं थी, वो सब मिक्स था, यानी अव्यवस्थित रूप से थी। एक ही में सब चीज़ बो देते थे। और कृषि के साक्ष्य मिले हैं बागौर में और सराय बहादुर। बागौर कहाँ है? राजस्थान में है। सराय बहादुर उत्तर प्रदेश में है। आदमगढ़ में भी कृषि के साक्ष्य मिले हैं। बागौर में भी। सराय बहादुर यूपी में है। बागौर राजस्थान में है। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है। अब देखिए खेती जो नवपाषाण काल में हाल ही में जो खोजा गया है वो कौन सा स्थान है? लहुरा देव। लहुरा देव में कृषि के साक्ष्य मिले हैं। अब देखिए मध्य पाषाण काल में दो जगह हैं यूपी के, वो है एक दमदमा और एक महदहा। मध्य पाषाण काल में दो जगह है, एक है दमदमा और दूसरा है महदहा। दोनों उत्तर प्रदेश में है। महदहा में जो है हड्डी के औजार मिले हैं। महदहा उत्तर प्रदेश में क्या मिला है? हड्डी का औजार। हड्डी का औजार महदहा से मिला है। और दमदमा से क्या मिला है? शव मिला है। शवों का ढेर दमदमा से मिला है। शवों का ढेर कहाँ से मिला है? दमदमा से। अब देखिए मित्रों, जो इतिहास को, हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया था, एक प्राग, एक आद्य और एक ऐतिहासिक। तो प्राग में क्या मिला था? तांबा। तो तांबा से आद्य में कांसा, ऐतिहासिक में लोहा मिला था। अब यह हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ लिए हैं। प्राग ऐतिहासिक काल में इतना ही है।
अब हम आगे बढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता में। उसके पहले देखिए, इतिहास एक विज्ञान है। इसको किसने कहा था? किस इतिहासकार ने कहा था कि इतिहास एक विज्ञान है? इसको क्यूरी ने कहा था। यानी इतिहास एक विज्ञान है, यह क्यूरी ने कहा था। यानी किस इतिहासकार ने कहा था कि इतिहास एक विज्ञान है? वह क्यूरी थे। क्यूरी बोले थे कि इतिहास एक विज्ञान है। विज्ञान कैसे है कि विज्ञान की जो परिभाषा होता है, ये क्रमबद्ध रूप से जो पढ़ा जाए उसको हम विज्ञान कहते हैं। इसमें इतिहास में भी एक क्रम से ही पढ़ा जाता है। जैसे देखिए, हम लोग आद्य ऐतिहासिक, पहले प्राग ऐतिहासिक पढ़े, फिर आद्य ऐतिहासिक, फिर ऐतिहासिक। इसका भी एक सिस्टमेटिक होता है, सिस्टमेटिक रूप से ही पढ़ते हैं। इसलिए हम इतिहास को भी एक विज्ञान के रूप में भी कह सकते हैं। अब प्राग ऐतिहासिक काल समाप्त हुआ। अब हम आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में। आद्य ऐतिहासिक काल कब से शुरू हुआ था? अब दोस्तों, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल में हमको क्या पढ़ना है? सिंधु की सभ्यता। आद्य ऐतिहासिक काल कहाँ से शुरू होता है? सिंधु की सभ्यता से। सिंधु की सभ्यता, सिंधु की सभ्यता से अब पढ़ना है। सिंधु की सभ्यता किस काल में आता है? आद्य ऐतिहासिक काल में। सिंधु की सभ्यता जो है उसमें कुछ लिखा गया था। आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है कि जिसमें लिखा गया है लेकिन आज तक पढ़ा नहीं गया, उसे हम क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। इनकी शैली होती है भाव चित्रात्मक शैली। जो आद्य ऐतिहासिक काल की शैली है, जो सिंधु सभ्यता की शैली है, वो भाव चित्रात्मक शैली है, लिपि है। भाव चित्रात्मक अर्थ होता है कि जो चित्र बनाया गया, चित्र लिखा गया, उसके अनुसार भाव को समझते हैं। उस आधार पे यह भाव चित्रात्मक लिपि है। सिंधु सभ्यता का मैसेज चार्ल्स मैसन ने दिया था। यानी चार्ल्स मैसन ने सिंधु सभ्यता का मैसेज दिया था। इसके बारे में सिंधु सभ्यता की जानकारी किसने दिया था? तो चार्ल्स मैसन ने दिया था। सिंधु सभ्यता कहाँ से शुरू हुई? सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे इस सभ्यता की खोज हुई, इसलिए हम इसे सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। जिस नदी के किनारे से खोज होती है, उसी नदी के नाम पर उस सभ्यता का नाम दे देते हैं। इसमें देखिए मित्रों, यह भारत का नक्शा है, ठीक है। इस भारत के नक्शे में देखिए जो सिंधु सभ्यता से संबंधित साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले थे। देखिए, सिंधु सभ्यता से संबंधित यह है सुत्का गेंडोर। यहाँ सुत्का गेंडोर कहाँ है? यह पाकिस्तान में है। यह सबसे पश्चिम में है। सबसे पश्चिम में कौन सा स्थल है? सुत्का गेंडोर। और उसके बाद सबसे उत्तर में देखिए, सबसे उत्तर में मांडा है। मांडा किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे। चिनाब नदी के किनारे क्या है? मांडा, जो सिंधु सभ्यता का स्थल है। उसके बाद सबसे दक्षिण में देख लीजिए, सबसे दक्षिण में महाराष्ट्र में दैमाबाद है। दैमाबाद, दैमाबाद किस नदी के किनारे है? प्रवरा या गोदावरी नदी। जो भी सभ्यताएं थी, जो भी मानव थे, वह नदी के किनारे ही बसते थे ताकि उनको आसानी से सुविधाएं मिल सके, पानी उनी मिल सके। और उसके बाद से एक यह देखिए पूर्व में, पूर्व में यह
हिंडन नदी पर आलमगीरपुर है, यह उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे ये स्थल मिले हैं। और इसके सबसे कम स्थल कहाँ मिले हैं, यह देखिए, यह पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग में सबसे कम स्थल मिले हैं। हड़प्पा के सबसे कम स्थल किस क्षेत्र में मिले हैं, पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में हड़प्पा के कोई उस तरह के स्थल नहीं मिले। अब इस तीनों को हम मिला देते हैं तो एक त्रिभुजाकार रूप में यह बन जाती है। अब देखिए यह त्रिभुजाकार रूप में बन गई। तो अगर कहा जाए कि सिंधु सभ्यता किस तरह का था, त्रिभुजाकार था, चतुर्भुजाकार, पंचभुजाकार, यानी यह त्रिभुजाकार रूप में थी। देख रहे हैं, यह त्रिभुजाकार रूप में थी। पूछा है सुत्का गेंडोर किस नदी किनारे था, डास्क नदी, मांडा चिनाब नदी, आलमगीर हिंडन नदी, दैमाबाद प्रवरा या गोदावरी नदी के किनारे है। ठीक है, आज यही इतना ही रहने देते हैं, फिर आगे कल चर्चा करेंगे।